कैसे हैं आप सब लोग। सभी का विशेष रूप से स्वागत है। आप सब लोग इतनी जल्दी सुबह उठकर मेरी क्लास लेने के लिए आते हैं, ये बात मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। 2-4 दिन से ट्रैक हमारा बिगड़ गया था। हम दो क्लास रोजाना लेते थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ विशेष काम आ जाने की वजह से, सेट का पेपर होने और उसमें ड्यूटी होने की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और उससे हमारा शेड्यूल बिगड़ा। 2 दिन से भी क्लास लेट हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, इसके लिए विशेष सॉरी। लेकिन मैं इसे ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। कल से ये प्रॉपर 8 बजे ही शुरू हो, ऐसा कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्या आप सबको आवाज और वीडियो एकदम क्लियर है? अगर ऐसा है तो आगे हम बढ़ते हैं। प्लीज मुझे मैसेज कीजिए कि आप सब लोगों को वॉइस और ऑडियो क्वालिटी क्लियर है। गुड मॉर्निंग। ठीक है ऋतुजाम, चलिए शुरू करते हैं। फिर से हम 6th यूनिट के एक विशेष टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद कर लेते हैं। भगवान गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नाम का कॉन्सेप्ट आया क्यों। ध्यान से सुनना। जब कोरोना आया, कोरोना कब आया था सबको पता है कि कोरोना जो है वो 2020 में मार्च मंथ में शुरू हुआ था भारत में। भारत ने 23 मार्च को, 22 मार्च को हमने सबके हिसाब से, मतलब सब खुद अपने हिसाब से घर से ना निकले ऐसा एक डे घोषित किया। उसके बाद 23 मार्च से हमने जो है इस कोरोना पर कार्रवाई शुरू की थी। तो 23 मार्च 2020 ये डेडलाइन डेट थी। जब ये 1 साल तक पूरे भारत को प्रभावित करता रहा, तब भारत ने विश्व के साथ अपने व्यापार में बहुत सारे रूल्स में चेंज किया, क्योंकि अनेक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या थी। इस कारण से हमें बहुत सारे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में फिर विचार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया कि हम क्यों ना भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। और जब भारत ने इस समस्या का समाधान खुद के दम पर कर लिया, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो फिर क्यों ना हर माल को हम अपने, हर चीज को हम अपने घर में पैदा करें, हम अपने पास ही जनरेट करें, ताकि किसी और पर डिपेंडेंसी ही ना हो। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट पैदा किया गया, आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का। और आत्मनिर्भर भारत नाम का एक कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया। और इस आत्मनिर्भर भारत का आह्वान था कि भाई हर राज्य उसमें पार्टिसिपेट करे। सबसे पहला राज्य जो उठकर आया कि भाई हम इस आत्मनिर्भर भारत में योगदान देंगे, वो मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने आत्मनिर्भर रोड मैप तैयार किया खुद के लिए कि भाई मैं भारत के उस आत्मनिर्भर जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक विशेष योगदान दूंगा और मैं खुद भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा। और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की कि भाई हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे जिससे हम आत्मनिर्भर भारत बना सके। और इसी से एक नए रोड मैप की शुरुआत होती है, एक नए उद्देश्य की शुरुआत होती है। ये क्या है? मूल रूप से ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि आया क्यों। अब समझते हैं ये है क्या। देखिए, जैसे हम पंचवर्षीय योजनाएं लागू करते थे, तो पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ मॉडल हुआ करते थे, कुछ उद्देश्य हुआ करते थे। वैसे ही हमने एक 3 वर्षीय मॉडल बना लिया। एक 3 वर्षीय मॉडल बनाया और एक 3 वर्षीय मॉडल में हमने क्या किया, इस 3 वर्षीय मॉडल में हमने उद्देश्य रखा कि हम वो काम करेंगे जिससे हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सके। मध्य प्रदेश के अंदर जो चीजें, जो पहले से जो काम होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी अगर किसी और पर हो तो उसे भी समाप्त करना, और जो चीज मध्य प्रदेश में पैदा नहीं होती है उसे मध्य प्रदेश में पैदा करने की कोशिश करना। एक बहुत बड़ा सा रोड मैप तैयार किया गया जिसके 4 आधार स्तंभ हमने बनाए। उन 4 आधार स्तंभों पर भी बात करेंगे कि वो क्या क्या है, उनमें क्या क्या किया, अंदर डीप में चलते हैं। लेकिन बेसिक आपको फीचर्स बताओ ना कि हम जब बड़ी टॉपिक पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो ये क्यों आया?
क्योंकि कोविड ने भारत आत्मनिर्भर भारत को लाने पर मजबूर किया, और जब आत्मनिर्भर भारत आया तो फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। भाई इसके अंदर क्या है कि ये 3 वर्ष का उद्देश्य है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती थी, वैसे हमने 3 साल के लिए एक उद्देश्य बनाया कि हम किस मॉडल पर, किस उद्देश्य से, किस दिशा में काम करेंगे, वही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कहलाया। करुणा आप लिख रहे हैं कि एसडीजे का रैंक स्कोर याद नहीं हो रहे हैं, प्लीज याद करवा दीजिए। हाँ करुणा टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे ये कंप्लीट होगा हम 60 मिनट के जो स्पेशल टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां पर मैं उसे कवर कर लूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, याद करने वाले सारे टेंशन मेरे हैं, आप लोग केवल बता दिया करो कि सर ये याद करना है, वो मैं याद कराऊंगा, आपकी जिम्मेदारी समाप्त होती है वहां से। चलो तो मूल पॉइंट आते हैं। मैंने 2 बातें अभी तक समझाई कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है क्या और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्यों आया, क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसके अंदर फीचर्स पे चलते हैं। जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ा डीप में चले तो आपको यहाँ लिखा हुआ रहेगा आत्मन @MP, आत्मन देश MP @23। इसका मतलब क्या है? ये 23 क्या दर्शाता है कि हमने 2023 में एक रोड मैप तैयार किया, या जो रोड मैप है वो 2023 तक के लिए आया, इसलिए इसका नाम आत्मनिर्भर @23 रखा गया। मतलब आप विजन समझिए कि जब 2020 से शुरू होगा तो 2023 तक चलेगा, मतलब जो भी है वो 2023 तक प्राप्त कर लेना है। इस रोड मैप का नाम इसलिए 2023 रखा गया। अब आत्मन क्या है? आत्मन वो 5 चीजें हैं, ATM 5 ऐसे तत्व रहेंगे जिनके मूल बेस पर, जिनके आधार पर ये कॉन्सेप्ट टिका हुआ रहेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023, ये आपको नाम याद होगा कि कब तक के लिए, तो 2020 से 2023 3 सालों के लिए एक रोड मैप, एक उद्देश्य कि क्या करेंगे। क्लियर है? ध्यान से इसे समझो। क्यों बनाया? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत हमने कॉन्सेप्ट ला दिया था। अब आत्मनिर्भर भारत जो है वो कब आया था ये भी याद हो, तो आपको याद हो कि हमारा मार्च महीने 2020 में आया था कोविड। क्या आया था? कोविड। इसके 2 महीने बाद मतलब मई में हमने 2020 में ला दिया था आत्मनिर्भर भारत, और जस्ट उसके 2-3 महीने बाद मतलब कि 3 महीने बाद नवंबर 2020 में हमने ला दिया था, क्या ला दिया था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो ये 3 तारीखें आप पूरी तरह से याद कर लो, याद नहीं करनी है, वो सब याद रह जाएगी, थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो। मार्च 2020 में आया कोविड, मार्च के बाद 3 महीने मतलब तीसरे महीने में मई में हमने ला दिया आत्मनिर्भर भारत, और उसके 3 महीने बाद मतलब ये 3 होता है, मार्च माने 3, मई माने 5 या 6 हो जाता है, 5 होता है ना, तो 2-3 महीने बाद ही हमने मई में आत्मनिर्भर भारत ला दिया, और उसके जस्ट 2-3 महीने बाद हमने क्या ला दिया? नवंबर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की अब बातें नहीं करूंगा, अब यहाँ से केवल और केवल भारत की, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। हमारा सिद्धांत क्या था? प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा तो अपने आप में कुछ था ही नहीं ना, हमने अपने आप को क्यों आत्मनिर्भर बनाना है? ताकि हम भारत को आत्मनिर्भर बना सके। तो वैसा ही सिद्धांत रखा गया कि भाई प्रदेश माने मध्य प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इतना सिंपल सा एक सिद्धांत है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड में नीति आयोग के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से? हमने मध्य प्रदेश का भी हमने नीति आयोग के मदद से बनाया। भले से मध्य प्रदेश का जो सुशासन संस्थान है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, उसने इसकी ड्राफ्टिंग की होगी मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन अप्रूवल और बाकी का पूरा कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया मध्य प्रदेश में? नीति आयोग। नीति आयोग एक राष्ट्रीय संस्थान है, देश के लिए नीति बनाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप उसी ने बनाया, याद रखना। इसमें जो पिलर्स हैं, जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो इस नाम से रखा गया, आत्मन @MP आत्मन MP 2023। क्या है ये? ए फॉर एस्पिरेशन,
T for ट्रांसफॉर्मेशन, M for मिशन, A for एक्शन और N for नीति। इन 5 तत्वों की मदद से, इन 5 घटकों की मदद से हम आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट पालन करेंगे। इनको हिंदी में बिल्कुल भी मैं मत याद करना, मैं चाहता तो इनका हिंदी ट्रांसलेशन बता सकता था, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि ये एग्जाम में इसी फॉर्मेट में आएंगे, तो हिंदी की जगह ही नहीं है। यहाँ कंप्यूटर को कभी हिंदी नहीं पढ़ाना, वैसे ही इस आत्मन में A फॉर एस्पिरेशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, M फॉर मिशन, एक्शन और नीति, इनको हिंदी में मत पढ़ना। क्लियर है? ये 5 चीजें ही क्यों रखी गई हमने? फिर क्वेश्चन उठता है ना कि भाई मध्य प्रदेश का जो रोड मैप बनाया उसमें ये 5 चीजें ही क्यों रखी गई? क्योंकि भारत ने अपने लिए जो 5 चीजें रखी थी उनके बेस पर हमने मध्य प्रदेश के लिए 5 चीजें रखी। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ थे और वो 5 स्तंभ कौन से थे? पहला था अर्थव्यवस्था, दूसरा था बुनियादी ढांचा, तीसरा था प्रचलित चलित सिस्टम और चौथा था जीवंत जनसंख्या, पांचवा था मांग। ये 5 चीजें हमने भारत के लिए रखी थी, उन्हीं के बेस पर हमने इनको पूरा करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बना दिया। समझ गए? भारत, ये आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ ध्यान देना, मध्य प्रदेश नहीं। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ हैं। क्लियर है? आत्मनिर्भर भारत 5, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 4, और उन 5 स्तंभों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने जो सिद्धांत रखा वो ये है आत्मन। इनका फुल फॉर्म याद रख लो। ये 5 तो भले ही रट के मत रखना, ये एग्जाम वाला नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक वर्ड में हमें याद रहे। आत्मनिर्भर भारत में कितने स्तंभ है? तो 5। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने स्तंभ है? तो 4। ये 4 स्तंभ नहीं है ना, स्तंभ तो मैं आगे बताऊंगा। क्लियर है? सबके दिमाग में बातें सेट हो जानी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने इस टॉपिक को जितना पढ़ा क्या वो सबको समझ में आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक बार ओके करो और कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं। इसका थीम लाइन क्या था? क्यों हमने इस कॉन्सेप्ट को थीम किस बेस पर रखा गया? स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाजार। क्या है? स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाजार की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को सम्मान के साथ पुनः स्थापित करना, ये हमारा मूल फोकस था। कि भाई एक काम करते हैं, भारत की ध्वस्त हो चुकी स्थानीय उत्पादन व्यवस्था जो कि पहले बहुत तगड़ी मजबूत हुआ करती थी, जिससे भारत विश्व गुरु था, और स्थानीय बाजार जो कि दूसरों पर डिपेंड हो चुका है, उसको फिर से सम्मान के साथ खड़ा करना है, ये इसके मूल उद्देश्य रहे। इसके लिए हमने 3 रणनीतियां बनाई। 3 रणनीतियां कौन सी है? दीर्घकालिक रणनीति, लघुगामी और तात्कालिक रणनीति। तीनों के नाम याद रखना। इस 3 प्रकार के एक्शंस हम लेंगे, 3 प्रकार के कदम हम उठाएंगे, 3 प्रकार के काम हम करेंगे और नारा देंगे, लोकल को ग्लोबल बनाए, वोकल बनाए। क्या नारा है इसका? वैसे 5 मंत्र हैं, लेकिन आपको एक ही नारा रट के रखना है, लोकल को ग्लोबल बनाए, वोकल बनाए। क्या बनाए? लोकल को ग्लोबल बनाए, वोकल बनाए। मतलब जो लोकल चीजें हैं उनको ग्लोबल, पूरे विश्व स्तर पर बेचना है। हमारे मध्य प्रदेश या भारत में कहीं टाटा गाड़ी बिकती है, टाटा ने एक गाड़ी बनाई है, तो हमें इसे पूरे विश्व में बेचना है। इसको ग्लोबल, ये लोकल चीज है ना मध्य प्रदेश की तो भारत की तो, या फिर चंदेरी की जो साड़ी है, या फिर हमारा छिपा प्रिंट है, या धार का हमारा कोई प्रिंटिंग है, या नंदन प्रिंट नीमच वाला है, तो ये जो चीजें हैं लोकल चीजें हैं, इनको ग्लोबल बनाना है, विश्व में जा जाकर बेचना है, विश्व स्तर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग करके या कैसे भी बेचना है। और वोकल बनाए मतलब हम सब के लिए बनानी। क्लियर है? लोकल को ग्लोबल बनाए, वोकल बनाए, ये नारा दिया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया, बता चुका हूं मैं पहले ही आपको। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड में भी 4 आधार स्तंभ बनाए गए। भारत में कितने आधार स्तंभ थे? 5। भारत में 5 आधार स्तंभ कौन से थे? तो पहला था अर्थव्यवस्था। देखो यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था मिलेगा, ये थोड़ा सा रिवर्स मार लेता हूं। अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रचलित चलित सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम की बात की जा रही है।
जीवंत जनसंख्या और मांग, इन 5 चीजों के बेस पर मध्य प्रदेश में बनाया गया अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सुशासन और भौतिक अवसंरचना, ऐसे 5 हमने क्या बना दिए, सॉरी 4 हमने आधार स्तंभ बनाए, क्योंकि भारत के 5 स्तंभ थे इसलिए हमने मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ बनाए और 3 वर्षीय रणनीति से कोशिश की कि इन तीनों 4 स्तंभ को फुलफिल किया जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा चीज रहेगी, उसके अंदर 4 चीजें पूरी करनी होगी, बड़े बड़े उद्देश्य लक्ष्य होंगे, इन 4 दिशाओं में काम करेंगे। कौन कौन सी दिशाओं में, भौतिक अवसंरचना को विकसित करने में, सुशासन लाने में, शिक्षा और स्वास्थ्य देने में और अर्थव्यवस्था और रोजगार देने में, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार देने में। अब अंदर चलेंगे कि भौतिक अवसंरचना में हमने क्या क्या तैयार कर लिया, क्या क्या करना था। तो भौतिक अवसंरचना और इन सब के लिए हमने एक मिशन तैयार किए कि किन किन तरह के काम करेंगे और यहीं से प्रश्न पूछा था एग्जाम में। ये पूरा पेज पिछले एग्जाम में रटने जैसा था, याद करने जैसा था। मैंने इसे अलग से ना पढ़ाते हुए बीच में वहीं बोलकर पढ़ाया था, लेकिन इस बार अलग से रख रहा हूं। भौतिक अवसंरचना जो है उसके लिए हमने 2 मिशन चलाए। देखो भौतिक अवसंरचना का मतलब क्या होता है, भौतिक अवसंरचना शब्द का मतलब होता है हमारा जो शहर है, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वहां जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक क्या होता है, सड़कें, पुल, रेल, बिजली, पानी, ये जो बेसिक चीजें हैं जो हमें जनरली यूज में आती हैं, है ना, अस्पताल भी इसी में आता है, स्कूल भी इसी में आता है, सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो सब भौतिक अवसंरचना में आती हैं। तो भौतिक अवसंरचना में हम क्या क्या करेंगे, तो पहला काम करेंगे मिशन निर्माण, मिशन निर्माण, दूसरा काम करेंगे मिशन ग्रामोदय मतलब कि गांवों में निर्माण, और तीसरा मिशन नगरोदय, तो तीसरा मिशन है नगरोदय, तो नगरों में निर्माण करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट, 3 प्रकार के काम करेंगे, मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। क्लियर है। मिशन नगरोदय का पूरा काम बेस्ड होगा स्मार्ट सिटी पर। किस पर बेस्ड होगा, मतलब हम फोकस करेंगे स्मार्ट सिटी पर। क्लियर है। फिर नगरोदय के बाद ग्रामोदय, ग्रामोदय में गांव में सड़कें बनाएंगे और स्वच्छता पर फोकस करेंगे। फिर तीसरा मिशन निर्माण में हम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएंगे, डैम बनाएंगे, रेलवे का नेटवर्क बड़ा करेंगे और सड़कें बड़ी बड़ी बना देंगे। ये हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो लेकर आए भौतिक अवसंरचना को तगड़ा मजबूत बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट लाए सुशासन, क्योंकि आप कितना ही तामझाम बना लो, जब तक लोगों को शासन अच्छा नहीं दोगे, जब तक आपका शासन सुशासन नहीं होगा, तब तक हमारे मध्य प्रदेश को हम मजबूत या आत्मनिर्भर नहीं कह सकते। तो उसके लिए हम लाए कॉन्सेप्ट मिशन जनगण। क्या लाए, मिशन जनगण। ये जनगण मिशन जो है वो कहता है लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन किया गया, करेंगे और कर भी दिया हमने। तो अब तो क्योंकि 23 हो चुका है तो कर चुके हैं, ये सब काम हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में आप सबको पता है कि आपको जो सेवाएं चाहिए होती है, जैसे अगर आपको आय जाति का प्रमाण पत्र बनाना हो, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी, वो जनरल कैटेगरी में होंगे और जनरल में एक नया कॉन्सेप्ट अभी कुछ साल से शुरू हुआ है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन्हें बनाना होगा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब हमें बनाने में बहुत दिक्कत आती थी। तो वो अब हमने कॉन्सेप्ट ला दिया, लोक सेवा गारंटी नाम की एक जगह, एक विंडो होती है जहां से हम एक आवेदन करते हैं, एक फिक्स डेट को बिना किसी से बात किए वो सब चीजें हमें बंद करके मिल जाती हैं। ऐसे ही मिशन जनगण ला करके इस कानून में हमने संशोधन किया कि अगर, यहाँ क्या संशोधन किया है वो सुन लो, अगर हमने एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वो नहीं मिल पाया तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। मतलब आपने एक आवेदन किया, आवेदन जो है उसके लिए लिमिट सरकार ने डिसाइड की हुई है कि 3 दिन में आपको आय प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मान लो 3 दिन सरकारी छुट्टी हो गई या कुछ हो गया या कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे पाया
ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि डीम्ड अप्रूवल हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल का प्रावधान जोड़ दिया गया। ये बात आप याद रखना, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे ऐसे ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम करना था, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक मिशन लाया गया। शिक्षा के लिए हम स्वास्थ्य के लिए एक मिशन लाएंगे, शिक्षा के लिए एक मिशन लाएंगे। थोड़ा सा वहां से गड़बड़ हो गया, यहाँ लाना है ना। तो मिशन निरामय लाए हम स्वास्थ्य के लिए, और मिशन बोधि लाए हम शिक्षा के लिए। इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। मिशन निरामय मतलब कि स्वास्थ्य, और मिशन बोधि बुद्धि के को बढ़ाने के लिए, मतलब शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मिशन बोधि। अब ये क्या है भाई, तो हमने सीएम राइज स्कूल खोले इसके तहत और उनको बढ़ावा दिया, ये मिशन बोधि का पहला पॉइंट है। और स्टार्स योजना जो है उसके तहत हमने टेक्नोलॉजी और साइंस की शिक्षा को बढ़ावा दिया। और मिशन निरामय के तहत हमने टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट लाया, और हब एंड स्कोप मॉडल को अपना करके मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाना शुरू किया, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी स्थापना करना मध्य प्रदेश में शुरू किया। ये हमें याद रखना है। मिशन अर्थ और मिशन दक्ष, ये दोनों लाए हम अर्थव्यवस्था और रोजगार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है किस पर? मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है किस पर? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी है कृषि पर, इसलिए मिशन अर्थ का संबंध है कृषि से। क्लियर है? और मिशन दक्ष का संबंध है चीजों को बेचने से, ट्रेडिंग से, व्यापार से। तो दो पक्ष हमने लिए। मिशन अर्थव्यवस्था रोजगार में दो मिशन लाए गए, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष। मिशन अर्थ के तहत ओडीओपी मतलब एक जिला एक उत्पाद, फसल उपार्जन के लिए काम करना शुरू किया। और मिशन दक्ष के लिए वोकल फॉर लोकल, कबीरा, एम्पोरियम, मृगनेनी, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ला करके चीजों को बेचने का कॉन्सेप्ट बनाया। क्लियर हो गया होगा ये तीनों चारों चीजें। तो ये जो सामने लिखे हुए जितने भी मिशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्योरली रट लेना है। ये पिछले यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा मिशन शामिल नहीं है। अगर ये इतने से मिशन 8 मिशन है टोटल, ये 8 मिशन अगर रटे हुए होते तो शायद इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होती ही नहीं। भले ही से यहाँ एमपीपीएससी प्री 2024 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ये स्लाइड पिछली बार बनाई थी, उसी में मैं बहुत सारी चीजें जोड़ दिया हूँ। जैसे हमने ये वाला एक पेज नया, ऐसे बहुत हर पेज में मैंने थोड़ा अपनी तरफ से कुछ स्पेशल 1-2 बातें जोड़ दी है। तो वो पुराना ही कंटेंट हम यूज करेंगे, लेकिन उसमें नई वाली बातें जोड़ देंगे, ताकि अगर मैं पूरा नया बदल दूंगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वो नया याद करने में, इसलिए मैं नया नहीं कर रहा हूँ। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया। मैं सबसे शुरू में यही बात समझाया हूँ आप लोगों को, और बनाया और नारा दिया, लोकल को ग्लोबल बनाए, वोकल बनाए, याद है हमको। और आगे इसके बाद हमने कुछ अलग अलग एरियाज में काम करने के मंत्र डिसाइड किए कि लोकल को वोकल बनाएंगे, एक जिले की पहचान निर्धारित करेंगे, मतलब ओडीओपी हो गया है ना। कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देंगे, और सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई का कॉन्सेप्ट लाएंगे। ये सब मंत्र निर्धारित किए गए। आगे बताऊंगा कि कहां किस सेगमेंट में ये मंत्र निर्धारित किए हैं। चलिए और आगे बढ़े। अब हम मूल रूप से आते हैं कि हमारा जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट है, उसके 4 आधार स्तंभ कौन से हैं। तो उसका पहला आधार स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। क्या है? बौद्धिक अधोसंरचना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस भौतिक अधोसंरचना पे एक बड़ा पॉइंट हो गया। इसके तहत हमने पहला निर्धारित किया सड़क बनाएंगे, दूसरा यात्रा और पर्यटन को सुगम बनाएंगे, तीसरा नगर का विकास, चौथा जल, पांचवा ऊर्जा और छठा लॉजिस्टिक और परिवहन। ये 6 अलग अलग टॉपिक या 6 सब उप योजना तैयार की गई। शायद आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। जैसे
मैं कहूं कि मैं आपको एमपीपीएससी में पास करवाऊंगा, तो अब मुझे 3 अलग अलग रणनीति तैयार करनी होगी, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। ऐसे ही जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आया तो उसमें 4 सब्जेक्ट चुने गए कि एक तो भौतिक अधोसंरचना तगड़ी करो, सुशासन को मजबूत करो, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर फोकस करो, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर फोकस करो। फिर पहला भौतिक अधोसंरचना में 6 नए छोटे छोटे से वो निर्धारित किए गए लक्ष्य, और फिर इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम कुछ न कुछ काम करेंगे। ये होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट। तो पहला अधोसंरचना के लिए हमने 6 कॉन्सेप्ट लाए, इसके लिए हमने 5 कॉन्सेप्ट लाए। कौन कौन सा? लोक सेवा गारंटी, ई गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी और सरकारी खरीद। फिर तीसरा लाया गया विनियमन और का अद्यतन, सरलीकरण, नियम और इनको सबको सरल बनाना। और चौथा लाया गया शिकायत निवारण और प्रबंधन को सिस्टमेटिक करना। और इन सबको 5वें स्टोर अर्थात ऑटोमेटिक अर्थात ऑनलाइन प्रोसेस से जोड़ना। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भी हमने सुधार किया, और स्वास्थ्य एवं शिक्षा में हमने 4 अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट, 4 उप योजनाएं या उप लक्ष्य तैयार किए। और वो 4 उप लक्ष्य थे कि पहला स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान देना, दूसरा टेक्निकल एजुकेशन पर ध्यान देना, फिर उच्च शिक्षा पर मतलब कॉलेज एजुकेशन पर ध्यान देना, और फिर स्कूल एजुकेशन पर ध्यान देना। अगर इसको उल्टा करो तो सरल पड़ेगा। पहले छोटे बच्चे के लिए स्कूल एजुकेशन पर ध्यान दो, फिर स्कूल में जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी कॉलेज एजुकेशन पर ध्यान दो, फिर और जब बड़ा हो जाए तो टेक्निकल एजुकेशन पर ध्यान दो, और फिर स्वास्थ्य और शिक्षा पर ओवरऑल ध्यान दो। 4 इसके अंदर उप योजना बनाई गई। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इसके तहत भी फिर हमने अगले अगले 4 काम किए या 4 काम किए गए। तो पहला है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो कृषि को मजबूत कर दो, तो कृषि आई। फिर दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग, तो उद्योग को मजबूत कर दो। तीसरा है संसाधन जुटा दो, तीसरा बनाया प्राकृतिक संसाधन। और चौथा है व्यापार को मजबूत कर दो, तो व्यापार वाणिज्य। ऐसे 4 अलग अलग नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर बनाए गए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 रोड मैप बनाए या 4 लक्ष्य बनाए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है ना, आत्मनिर्भर एमपी, इसके 4 पिलर्स थे। कौन कौन से? भौतिक अधोसंरचना, और भौतिक अधोसंरचना में हमने 6 अलग अलग अधोसंरचना। दूसरा था सुशासन, क्या था? सुशासन। तीसरा था स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। चौथा था अर्थव्यवस्था और रोजगार, अर्थव्यवस्था एंड रोजगार। ये हमने पालन किया। ठीक है, अब अधोसंरचना के अंदर जब हम चले तो हमने 6 अलग अलग कॉन्सेप्ट लाए, जैसे सड़क बनाएंगे, जैसे पर्यटन और यात्रा को मजबूत करेंगे, परिवहन को मजबूत करेंगे, जल उपलब्धता पर, ऊर्जा उपलब्धता पर फोकस करेंगे। ऐसे हमने 6 कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार कर लिए। क्लियर है सब लोगों को? फिर हमने सुशासन में 4 कॉन्सेप्ट लाए कि भैया हम जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सब चीजें उपलब्ध कराएंगे, समय सीमा में उपलब्ध कराएंगे। ऐसे 4 पिलर्स निर्धारित किए। फिर ऐसे ही स्वास्थ्य शिक्षा में भी 4 पिलर्स बनाए कि पहले स्कूल शिक्षा पर फोकस करेंगे, फिर उच्च शिक्षा पर फोकस करेंगे, फिर उच्च शिक्षा के बाद टेक्निकल शिक्षा पर फोकस करेंगे, फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सब पर एक साथ फोकस करेंगे। ये हमने इसके अंदर बना दिया। फिर अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में भी 4 पिलर्स निर्धारित किए कि पहले कृषि पर ध्यान देंगे, फिर उद्योग पर ध्यान देंगे, फिर दोनों के साथ संसाधन पर ध्यान देंगे, और फिर व्यापार वाणिज्य पर ध्यान देंगे। ऐसे हमने छोटे छोटे उप लक्ष्य निर्धारित कर दिए। तो ये सीधे सीधे तौर पर रटे हुए कॉन्सेप्ट होने चाहिए। हर एक स्टूडेंट को ये सब बातें अपने दिमाग में सेव रखनी है। तो क्या ये सब आपको समझ में आ गया? अब आगे हम क्या करने वाले हैं इसी में, अब हम एक लेंगे सड़क। तो सड़क को मजबूत करने के लिए क्या किया? पर्यटन को मजबूत करने के लिए क्या किया? फिर हमने परिवहन को मजबूत करने के लिए क्या किया? जल को
उपलब्ध कराने के लिए हमने क्या किया, ऊर्जा को उपलब्ध कराने के लिए हमने क्या किया, अब हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए क्या किया, इस रोड मैप में इस उद्देश्य लक्ष्य में हमने क्या किया, इस पर बात करनी है। ओवरऑल इस क्लास में बैठे हुए हर बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक लक्ष्य है। क्या है? एक लक्ष्य कि हमने इन 3 सालों में इन एरियाज में, इन क्षेत्रों में, इन प्रकार की चीजों में सुधार करना है। किन किन चीजों में? तो उसके लिए 4 स्तंभ निर्धारित किए गए कि इन 4 चीजों में सुधार करेंगे। लेकिन ये 4 चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी है कि भाई अधोसंरचना में भी तो हजारों चीजें आती है, उसमें से क्या बनाओगे? उसमें से सड़क बनाएंगे, उसमें पर्यटन की जो जगह है उनको अच्छा बनाएंगे, उसमें परिवहन मतलब की जो साधन है, देखो सड़क मतलब कि नीचे जिसपे चलते हैं, परिवहन मतलब कि बस, ट्रेन, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है इनकी बात, जल की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, इन पर फोकस करेंगे। अब आपको शायद ये दिमाग में एकदम क्लियरली सेट होना चाहिए। दूसरा कि मध्य प्रदेश में हम सुशासन को स्थापना के लिए काम करेंगे। तो सुशासन के लिए क्या करोगे? तो हमने कहा कि लोग, जो सुशासन का मतलब होता है शासन का अच्छे से लोगों तक पहुंचना, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू करेंगे। एक लिमिट में सेवाएं, एक निश्चित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू करेंगे। पारदर्शिता, जवाबदेहिता के साथ सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ये हमने इसके तहत लाए। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भी विकास करेंगे। तो वहां क्या करोगे? तो स्कूलों पर फोकस करेंगे, या तो नया बनाएंगे या पुराने वाले को सुधारेंगे। उच्च शिक्षा मतलब कॉलेजेस के नए बनाएंगे या सुधारेंगे। ऐसे इन 4 एरियाज में काम करेंगे। क्लियर है? फिर अगला अर्थव्यवस्था और रोजगार पर मजबूती लाएंगे। तो वो कैसे? कि कृषि में सुधार या कृषि की चीजों में सुधार, उद्योग की चीजों में सुधार, व्यापार की चीजों में, और प्राकृतिक संसाधन के जो निर्माण, जो हम खदानों से खोदते हैं उस प्रोसीजर में, और जो उनका उपयोग करते हैं, दोनों चीजों में सुधार करेंगे। क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट? अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो अब एक एक चीज के अंदर चलना है। क्लियर है? एक एक पॉइंट के अंदर चलेंगे। पहला पॉइंट क्या था हमारा? भौतिक अधोसंरचना। और भौतिक अधोसंरचना में ये हिंट दिया गया सरकार द्वारा कि देखो भाई, 3 यूनेस्को स्थल और 2 ज्योतिर्लिंग होने से पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए भौतिक अधोसंरचना का मूल फोकस जो है पर्यटन पर होगा। और आपने देखा होगा कि हमने जब आपको अधोसंरचना पिछली क्लासेस में जब ये पढ़ाया, तो हमारे यहाँ 200% से ज्यादा की वृद्धि होती है पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो 200% है। अब आपको शायद सब चीजें लिंक हो रही होगी कि भाई 200 इसी क्षेत्र में 200 क्यों % वृद्धि हुई? क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत हमने बहुत सारे पर्यटन क्षेत्रों को रिनोवेट किया, नया बनाया। जैसे शुरुआत होती है महाकाल लोक से, याद आ रहा होगा आपको? हाँ, ऐसे ही हमने बहुत सारे कॉरिडोर बनाना शुरू किया। ऐसे ही हमने बहुत सारे जो पर्यटन स्थल है उनका रिनोवेशन शुरू किया। आ रहा होगा अब दिमाग में, सब चीजें सेट होगी, है ना? अब भौतिक अधोसंरचना जो 3 वर्ष का रोड मैप है। भाई सारे ही रोड मैप 3 वर्ष के हैं, 3 वर्ष से ज्यादा का कोई रोड मैप नहीं है। तो उसमें पहला पॉइंट था सड़क। तो सड़क के लिए क्या करें? तो देखो, भौतिक अधोसंरचना में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, सड़क होगी। तो ये सड़क को मजबूत करने के लिए, याद करो एक बार फिर से, देखो रिवाइज कराता हूं कि ये रही सड़क। ये भौतिक अधोसंरचना में पहला पॉइंट होगा सड़क का विकास करना। तो देखो यहाँ क्या करना है, सड़क फ्लैगशिप परियोजना लाए। क्या लाए? सड़क फ्लैगशिप परियोजना। और उसके तहत सबसे महत्वपूर्ण चीज, चंबल एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू किया गया। चंबल एक्सप्रेस वे को फास्ट ट्रैक रूप में निर्मित करने का संकल्प लाया गया। शुरुआत तो इसकी 2017 में हो चुकी थी, लेकिन बनना शुरू नहीं हो पाया था। इसलिए कुल लंबाई 423, मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 306, प्लस उत्तर प्रदेश और राजस्थान की लंबाई भी लिखी हुई है। एमपी के 3 जिलों से निकलता है ये
भिंड, मुरैना और श्योपुर। कहां से निकलता है? भिंड, मुरैना और श्योपुर। और उसी के जैसे 6 रोड, मतलब इसको मिला लो तो 6 अलग अलग कॉन्सेप्ट लाए जिससे पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा सके और अच्छी तगड़ी वाली मतलब 6 लाइन जो सड़कें हैं उनका निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में किया जा सके। तो ये हो गया हमारा चंबल एक्सप्रेस वे। ऐसे 5 और एक्सप्रेस वे हम लेकर आते हैं जिसका नाम रखा नर्मदा प्रगति पथ, विंध्याचल प्रगति पथ, मालवा निमाड़ विकास पथ, मध्य प्रदेश मध्य भारत विकास पथ और बुंदेलखंड विकास पथ। ऐसे 6 बड़े बड़े रोड या 6 बड़े बड़े 6 लाइन रोड जिनको विकास पथ नाम दे करके हम बनाएंगे। तो ये होगा सड़कों के अंदर विकास। क्लियर है? और शुरू भी हो गए, सारे रोड बनना शुरू हो गए लगभग। इसमें से चंबल एक्सप्रेस वे तो बहुत ज्यादा बन चुका है, बहुत सारे रोड पर काम चल रहा है। क्लियर है? आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सुधार रोड के एरिया में या रोड के कॉन्सेप्ट में आया। पूरे भारत में रोड सबसे ज्यादा बनी है, विश्व में सर्वाधिक रोड भारत में सबसे ज्यादा बनी है। उसके अलग रीजन है, लेकिन हमने इसमें अधोसंरचना में पहला काम सड़क पर किया। दूसरा, जो पर्यटन के क्षेत्र थे, पर्यटन के क्षेत्र कौन से थे? तो पर्यटन के क्षेत्र थे हमारे जो कुछ विशेष स्थान, उनमें से हमने एक योजना बना दी। क्या योजना बनाई? जिसका नाम रखा प्रसाद योजना। ये जब मैंने पर्यटन पढ़ाया था तब मैं बता चुका हूँ। प्रसाद योजना में हमने सरकलपुर का विकास करने, ओरछा और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास करने, अमरकंटक का विकास, पीताम्बरा पीठ दतिया का विकास और शनिश्चर मंदिर मुरैना, इन 5 अलग अलग परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी कि इनका भी हम विकास करेंगे। समझ आ रहा है? नया नया कॉन्सेप्ट लाए जा रहे हैं। हर साल हम बजट में इसी दिशा में अब काम करते हैं। तो ये 2024 का है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड में 23 तक था, लेकिन उसको और बढ़ाते हुए हमने 24 में प्रसाद योजना ला दी और उससे इन 5 एरियाज या 5 जो पर्यटन क्षेत्र उनके विकास पर फोकस करना शुरू किया। आगे बढ़ो। 6 माह में टोल प्लाजा का कंप्यूटरीकरण करके फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन किया जाएगा। मतलब सड़क पर जाम लगने की समस्या को ऐसे सॉल्व करेंगे। सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करके तकनीकी आधार पर आकलन पद्धति अर्थात रोड असेस मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा। ये क्या बात कह रहा हूं मैं, रोड असेस मैनेजमेंट सिस्टम? भाई मध्य प्रदेश में खूब सारी रोड बन रही है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण रोड है उसे पहले बना दो, कम महत्वपूर्ण को देर से बना दो। इसलिए रोड असेसमेंट सिस्टम ला करके रोड सड़कों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना, सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु तकनीक करके स्थापित करके जल्दी जल्दी सड़कों को बनाना है। आगे यात्रा एवं पर्यटन में बफर में सफर मुहिम, क्या नाम लिखा है? बफर में सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत 2 टाइगर सफारी विकसित करना है। कान्हा और पेंच, ये दोनों टाइगर सफारी होगी और तीसरी प्रस्तावित सफारी होगी बांधवगढ़। क्लियर है? 3 बनानी है, लेकिन 2 तो इसी रोड मैप में बनानी है, तीसरी आगे डेवलप की जाएगी। दीनदयाल योजना के तहत जो कि 2017 में शुरू हुई थी, 100 केंद्रों की स्थापना और रात्रिकालीन आश्रय के लिए 135 स्थानों या केंद्रों की स्थापना इसके तहत की जाएगी। इस पॉइंट को और एक बार बताऊंगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ओंकारेश्वर सर्किट, नर्मदा परिक्रमा सर्किट, रूरल सर्किट, ट्राइबल सर्किट थीम पर नए सर्किट विकसित करेंगे, जो धीरे धीरे शुरू कर भी चुके हैं, है ना? सबको क्लियर है? रामायण सर्किट में हमने 6 स्थानों को जोड़ा और उन 6 स्थानों को रोड के माध्यम से अब बना रहे हैं हम। आप सबको एक छोटे से वीडियो में मैंने 6 स्थान के नाम भी बता दी कि कौन कौन से 6 स्थान जो रामायण सर्किट के मध्य प्रदेश से निकलते हैं। यहाँ पर आओ एक बार फोकस करो, फिर से एक बार रिवर्स चलते हैं। हम जब इस पॉइंट को पढ़ना शुरू किए थे तो हमने कहा था कि पहला हम पॉइंट देखेंगे सड़क अधोसंरचना, हमने सड़क की बात कर ली। दूसरा हम देखेंगे यात्रा और पर्यटन। तीसरा हम आ रहे हैं नगर विकास और आवास पर। साथ में इसी पॉइंट को फोकस कराता हूँ। देखो अगला पॉइंट क्या था, हमने टोल प्लाजा और ये सब सड़कों पर्यटन सबकी बात कर ली। तीसरा पॉइंट था नगर विकास और आवास। इसके तहत हमने रणनीति बनाई कि हम समावेशी शहरी विकास खंड सुरक्षा और रात्रिकालीन आश्रय बनाएंगे। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हमने 100 केंद्र नए बनाए और रात्रिकालीन विश्राम के लिए
सॉरी 135 नए केंद्र की स्थापना की। क्लियर है। फिर आजीविका के लिए क्या किया, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना में सभी शहरों में विस्तार कर दिया। 1.5 लाख गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया। 5 लाख पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए की जो कार्यशील पूंजी है वो हमने उपलब्ध करा दी। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई जो पथ विक्रेता है, जो सड़क पर खड़े रह करके सामान बेचते हैं, उनको 10,000 रुपए हमने उपलब्ध कराए थे, वो किस योजना के तहत उपलब्ध कराए थे? आप लोग कमेंट करेंगे। कौशल विकास और प्रधानमंत्री के नाम से है। कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए 7 शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना करेंगे। ये हो चुकी है। ये मैं जब आपको कौशल पढ़ाया था तब मैंने इन 7 शहरों के नाम बताए थे। एवं 1 लाख बेरोजगार लोगों को हम कौशल देंगे या उनके कौशल का स्ट्रीट वेंडर योजना। वेरी गुड उमा, गुड। ये अच्छी बात है कि आप लोग फटाफट आंसर करते हैं। करुणा, गुड। चलो, तो ये हमारा दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसके अंदर क्या बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। सीवरेज के लिए हमने कुछ काम किया। पर्यावरण सहयोगी जो रणनीति उसके तहत, रणनीति 1 थी, है ना, रणनीति 2 है इसी के तहत। उन 49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाएंगे। जो नालियां जाम हो चुकी है उनको ठीक करने के लिए अलग से पैसा देकर के उनको ठीक करवाएंगे। सैनिटेशन सभी 378 शहरों के लिए ODF प्लस स्टेटस और इंदौर के लिए वाटर प्लस स्टेटस बनाया जाएगा। आपको याद भी होगा कि 2023 में इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बनाया गया था। ये हमें दर्जा दिया गया। तो किसके तहत था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सभी 100 शहरों में, सभी मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं वहां पर अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान या केंद्र की स्थापना की जाएगी। कर चुके हैं हम। वायु गुणवत्ता सुधार, तो अब आप जब हमारे इंदौर में कहीं पे भी निकलोगे तो आपको एक LED स्क्रीन बड़ी बड़ी सी नजर आएगी, जैसे पलाशिया चौराहे पर आपको दिखाई देती होगी। वहां पर एक स्क्रीन में वहां का जो वायु का जो सिस्टम है कि यहाँ कितनी प्रदूषण है, यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है, सब बताया जाता है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 5% तक वायु गुणवत्ता सुधार और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और ये बन भी चुके हैं। अब इंदौर में घूम करके देखो, हमारे यहाँ जितने पेट्रोल पंप है उतने चार्जिंग स्टेशन बनने लगे हैं। इंदौर के शहर के अंदर देखोगे तो आपको हर जगह चार्जिंग स्टेशन दिखाई देंगे। तो ये हो चुका है। बड़े बड़े शहरों से शुरुआत हुई, धीरे धीरे छोटे शहरों में आएंगे। और तीसरी रणनीति उसी के तहत की कानूनी सुधार, राजकोषीय सुधार और प्रशासनिक सुधार करेंगे। ये पॉइंट भी हम क्लियरली कर चुके हैं। जैसे हमने जो राजकोषीय सुधार है उसके तहत जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो IFMS नाम की एक सिस्टम होता है ऑनलाइन, जिससे हमको सैलरी मिलती है। वो IFMS सिस्टम में सुधार करके उसको आसान बनाया जा चुका था कि हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी स्लिप और अपनी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सके। और आगे बढ़ते हैं। चौथी रणनीति शहरी सेवा प्रदाताओं की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। ई-गवर्नेंस कॉन्सेप्ट पर काम किया जाएगा और किया भी गया। कैसे काम किया गया कि भैया जिस सारी जो संपत्ति है जो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में है, उनका मालिकाना हक उन्हीं लोगों को देने का प्रावधान कर दिया गया। जलापूर्ति के लिए स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाए गए। कुछ जगह पर लगे हैं, सब जगह नहीं लगे हैं। सार्वजनिक परिवहन के लिए इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे इंदौर और जबलपुर में या भोपाल जैसे बड़े शहरों में मेट्रो का कॉन्सेप्ट लाया गया। कुछ और शहरों में कुछ नए कॉन्सेप्ट लाए गए। शहरों में रोशनी के लिए एस्को मॉडल के तहत हर एक जिले में इसको मॉडल के तहत 100 शहरों में LED स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया और लगाया भी गया। अब आप इंदौर के बाईपास वाले एरिया में जाओगे तो वहां आपको LED लाइट मिलेंगे। मैं इसलिए उदाहरण देते जा रहा हूँ कि कहाँ क्या चीज हुई, वो इसी के तहत हुई है, तो वो आपको याद रहे, इससे कनेक्ट हो जाएगा। रणनीति 5 में हमने नगर नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार किया। GIS आधारित विकास योजनाएं शुरू की। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सिस्टम में जो शहर में हमने GIS विकास योजनाएं शुरू की।
ट्रांजिट और टीओडी मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और टीडीआर मतलब ट्रांजिट फॉर डेवलपमेंट रेडर, सभी 5 शहर जो बड़े हमारे 5 शहर हैं उनमें इसको क्रियान्वित किया गया। खैर ये सब बातें हो सकता है कि अब आपके दिमाग में जाना बंद हो गई हो कि भाई अब हमें इतना ही याद था, नहीं, थोड़ी सी और बातें कर लो। अब मैं थोड़ी सी बातें सुशासन की कर लूं, थोड़ी सी स्वास्थ्य शिक्षा में क्या किया वो कर लूं, और थोड़ी सी बातें हम कर लेंगे कहाँ, हम थोड़ी सी बातें कर लें लास्ट में जो हमारा चौथा पिलर है अर्थव्यवस्था और रोजगार की, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ओवरऑल हमारी एक फ्रेमिंग अगर बन गई है तो फिर ये जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इतनी सारी बातें बताया जा रहा हूँ। हमने कहा था ना जल के लिए काम करेंगे, तो नल जल मिशन लाया गया। नल जल मिशन के तहत हमने उद्देश्य रखा, नल जल मिशन कब आया था, 2019 में, और क्या उद्देश्य था कि 5 वर्षों में मतलब 2024 तक मध्य प्रदेश के हर घर को नल से जल दे देना है, अर्थात 55 लीटर पानी जो है पीने का पानी वो नल के माध्यम से उपलब्ध कराना है। ये किया भी लगभग मध्य प्रदेश का 70% एरियाज में ये मिल चुका है। तो नल जल मिशन के माध्यम से 100% ग्रामीण घरों में 2024 तक नल से जल पहुंचाना। अभी 100% तो प्राप्त नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की औसत जो जल से जल उपलब्धता है वो 17% थी, राष्ट्रीय जो जल उपलब्धता है वो 26% थी। ग्रामीण क्षेत्र में पाइप वाटर सप्लाई की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत जो है उससे अधिक करना, मतलब देश की अगर 26 है और हमारी 17 है तो हमारी कम है, उनको देश की उपलब्धता से ज्यादा पहुंचाना है, और जो हम पहुंच चुके हैं। क्लियर है। सिंचाई में एक वर्ष में 4000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं, सिंचाई लागत की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो हैं उनको हम फोकस करना। जैसे हमारा ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट था उसको हमने पूरा किया। ये सिंचाई परियोजनाओं के तहत हमने, या जल परियोजना और ग्रीन एनर्जी दोनों के साथ हमने काम किया। फिर एक पॉइंट है नीचे लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मध्य प्रदेश में लोक परिसंपत्ति विभाग का पुनर्गठन करना, और ऐसी जमीनें, ऐसी भूमियां, ऐसी संपत्ति जिसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है या किसी का नहीं है उनको सरकार को सौंपना। तो लोक परिसंपत्ति विभाग का गठन किया गया है मध्य प्रदेश में, कर लिया है हमने, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे पिलर पे चलेंगे। दूसरा पिलर है सुशासन। क्या पिलर है? सुशासन। क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मैं इस कैमरे के सामने ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा हूँ बहुत सारा कुछ, तो बड़बू वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आप लोग याद रखें। यहाँ युग टेक्नोलॉजी का युग, ये मैंने सीधा स्क्रीनशॉट ले रखा है जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुशासन का रोड मैप बनाया था ना, उसी का 150 पन्ने का रोड मैप था, उसको मैं छोटा करके 40 स्लाइड में आपके सामने रखा हूँ। तो ये उन्होंने लिखा कि यहाँ युग टेक्नोलॉजी का युग है। फलस्वरूप आज हम गुड गवर्नेंस से आगे बढ़कर ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस से आगे बढ़कर एम गवर्नेंस। अब देखो यहाँ 3 शब्द आ गए हैं, तीनों पर फोकस करना है। इन्होंने कहा कि पहले कॉन्सेप्ट चलता था गुड गवर्नेंस का। क्या चलता था? गुड गवर्नेंस। जब टेक्नोलॉजी का युग आया तो फिर ई गवर्नेंस नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया, और जब वर्तमान आ चुका है तो हम एम गवर्नेंस नाम के युग में पहुंच चुके हैं। इनका अर्थ समझो। गुड गवर्नमेंट मतलब कि ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करे। ई गवर्नेंस मतलब ऐसी सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से चीजें उपलब्ध कराए, और एम गवर्नेंस मतलब कि मोबाइल के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली सरकार। आपने देखा होगा किसानों का जो गेहूं उपार्जन होता है, गेहूं जब किसानों से खरीदा जाता है तो मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है कि भैया आपका नंबर इस तारीख को आएगा, आप इस तारीख को गेहूं लेकर इसी गोदाम में पहुंच जाना। आता है क्या? यही एम गवर्नेंस है। मतलब ये जो गवर्नेंस है यही एम गवर्नेंस कहलाता है। 3 मॉडल की बात की गई है। अब मोबाइल पर सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। शासन द्वारा आम जन की सुविधा की दृष्टि से निर्णय लिए गए, जो कि सुविधा 7 दिवस में मिलना है। अगर वह निर्धारित समय सीमा में मिलती है तो उस स्थिति में वह सुविधा अपने आप डीम्ड सर्विस नागरिकों को मिलेगी। अर्थात अगर 7 दिन में कोई चीज मिलनी थी और वो अधिकारी निर्णय नहीं ले पाए तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी, ऐसा सिस्टम लाया गया। इसे हमने सुशासन के तहत अपनाया। किया क्या? तो यहाँ लिखा हुआ है मिशन जनगण। क्या लिखा हुआ है? मिशन जनगण।
सरलता से आम जन नागरिकों को सेवाएं पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए लाया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन करके डीम्ड अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि समय सीमा में नहीं होगा तो सीधे अप्रूव होगा। क्लियर। एक परिचय पोर्टल पहले से चल रहा था जिसको फिर से जीवित किया गया। एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए परिचय पोर्टल लाया गया। जन दर्शन कार्यक्रम लाया गया। समाधान एक दिवस कार्यक्रम लाया गया। फिर उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर भी फोकस किया गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ला करके चीजों को सुधारने की कोशिश की गई, सुशासन लाने की कोशिश की। ये 2 पॉइंट हो गए सुशासन में, बस इतनी बातें याद रखना। तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में क्या काम किया हमने, यहाँ से प्रश्न आते हैं ना, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा हूँ। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में क्या काम किया भैया हमने? क्यूरेटिव केयर ना होकर रोकथाम आधारित प्राइवेट केयर सोच पर आधारित होना। मतलब अब देखो, जैसे मैं इसको एग्जांपल से दूं, 1983 में जब 1983-84 तक हम वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, तब तक भारत का जो क्रिकेट होता था वो डिफेंडिंग क्रिकेट होता था। मतलब हम जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकता था तो अपने आप को आउट होने से बचाने के लिए खेलते थे। उसके बाद हमने सिनेरियो को चेंज किया और अब जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकता है तो हम छक्का मारने के लिए खेलते हैं। 2 अलग अलग दृष्टिकोण है, क्योंकि सरल उदाहरण है इसलिए ये बात ले रहा हूं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि क्यूरेटिव ना होकर रोकथाम आधारित प्राइवेट केयर पर सोच करना। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आज तक, मतलब कोविड के आने से पहले या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड में पाने के पहले, अभी तक हम फोकस करते थे कोई बीमारी आएगी और हम उसका उपचार करेंगे। हम इस सोच पर काम करते थे। अब हमें उसके स्थान पर उस बीमारी को आने ही नहीं देना है, रोकथाम आधारित प्रणाली लेनी है। ये क्या था? क्यूरेटिव केयर, मतलब कि बीमारी हो जाए और अब आप उसको सुधारने के लिए इलाज उपलब्ध कराओ, वो मॉडल था। अब हमें उसे रोकथाम आधारित प्राइवेट केयर व्यवस्थापन ले जाना है। मतलब कोई बीमारी आए ही नहीं, जैसे टीका लगा दो। अभी तक इस हिंदुस्तान में टीका लगा करके बीमारी रोकने पर फोकस नहीं था, कम था तो सही, बहुत साल से था लेकिन कम था। अब हम इस तरीके से बीमारियों से इलाज करने की बजाय पहले ही उसको रोक लो, वैसा प्रोसेस अपनाएंगे। क्लियर है? कोविड ने, ये तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा की बात करते हैं। कोविड ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बदलाव किए। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था भारत में मध्य प्रदेश में शुरू की गई। ये क्या है भाई? ऑनलाइन ही सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। जैसे अभी आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसे सारी शिक्षा जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराने का फोकस आया या मॉडल अपनाया गया। और आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के रोडमैप में 4 उप समूह बनाए गए थे। कौन कौन से? पहले स्कूलों में सुधार करेंगे, फिर उच्च शिक्षा में सुधार करेंगे, फिर टेक्निकल एजुकेशन में सुधार करेंगे और फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा, चारों क्षेत्र में सुधार करने के। ऐसे 4 उपलक्ष्य निर्धारित किए, रटवा चुका हूं मैं आपको। इसके और अंदर चलो तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा में हम क्या करेंगे? तो नवीन मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लाभार्थी केंद्रित रणनीति बनाएंगे और हम मध्य प्रदेश को जो स्वास्थ्य है उसका हब बना देंगे। और इसके लिए खूब काम भी किया। आप जब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो देखोगे कि इतने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी, इतने प्रस्तावित हैं, इतने नए मेडिकल डिवाइस पार्क और इतने नए कारखाने खोल दिए और किए भी हमने। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हमने विक्रम जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर क्या खोला? मेडिकल डिवाइस पार्क, जो एशिया का सबसे बड़ा डिवाइस पार्क होगा, है ना, वो बन रहा है, चल रहा है काम और बन भी चुका है बहुत मात्रा में। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी और बिग डाटा, ये शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे आधुनिक तकनीकों की मदद से प्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए मिश्रित अधिगम प्रादर्श, ये एक मॉडल है कि भाई हम आने वाली चीजों के लिए कौन सा मॉडल अपनाएंगे, कौन सा दूरदर्शी मॉडल कौन सा होगा। तो ब्लाइंडेड लर्निंग मॉडल उपयोग किया जाएगा ताकि हम चीजों को किसी बीमारी के आने के पहले या टेक्नोलॉजी की मदद से चीजों के होने से पहले ही उनका अनुमान लगाकर उनसे निपटने की व्यवस्था कर ले। और आगे बढ़ो,
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, तो एक नॉलेज कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा, बन भी चुका है, आपको पता है मध्य प्रदेश में नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना 2023 में की जा चुकी है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, तो अंकुर मिशन लाया गया, स्टीम नाम की एक योजना लाई गई। स्टीम क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स आधारित शिक्षा पर फोकस करने का मॉडल। और जो डिसेबल बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, जिन्हें यहाँ कहा जा रहा है गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्या कहा जा रहा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन, हेतु प्रखर योजना लाई जाएगी। क्या लाया जाएगा, प्रखर योजना। भी ये भी आ चुकी है, हम ये तीन दिशा में काम किए। जो प्रखर योजना है वो गिफ्टेड बच्चों के लिए, दूसरे बाकी जो स्कूल में सामान्य बच्चे थे उनके लिए स्टीम मॉडल, और नए नए स्कूल खोलने के लिए अंकुर मिशन अंकुर लाया गया। स्कूल शिक्षा में ये सुधार किए, साथ में एक बहुत बड़ा सुधार किया हम सीएम राइस स्कूल योजना। तो सीएम राइस स्कूल योजना के तहत मध्य प्रदेश में बहुत नया सुधार किया जा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग से लेकर, टीचरों से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर सब कुछ बदला जा रहा है। क्लियर है। 3 वर्ष का रोडमैप लाया गया, 2024 तक यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज वाला प्लान लाया गया, 2024 तक बजट को 4.8% से 8% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया, जो किया भी लगभग बहुत सारा बढ़ा चुके हैं हम। करुणा नॉलेज कॉर्पोरेशन इंदौर में ही है, नहीं इंदौर में नहीं है भैया। चलो आगे, एक 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदलने का प्रावधान किया गया। तो जब मैंने आपको पहली क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ाया था, हमने टॉपिक पढ़ लिया ना स्वास्थ्य शिक्षा कौशल, वहां मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इतने आयुष केंद्र बना दिए, इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए, ये बनाए ना हमने वहां, वो इसी रोडमैप के तहत बनाए हैं। तो भोपाल और इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की गई, तो कर चुके हैं हम पिछले साल, वो हमने आगे एक बार पढ़ भी लिया। यहाँ से ये लक्ष्य पढ़ लो, यहाँ से एक बार प्रश्न आने के चांस ज्यादा है। क्या है, 2024 तक मातृ मृत्यु दर 173 से लेकर 100 तक करने का लक्ष्य, जो हम नहीं कर पाए, सीधे बोल रहा हूं, हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फिर शिशु मृत्यु दर 48 से लेकर 35 करनी थी, जो हम कर पाए। एनएमआर 35 से लेकर 25 करने की थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन लगभग प्राप्त कर ली। टीएफआर 2.1 हमने प्राप्त कर ली है। 10 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में गणित विज्ञान क्लब का निर्माण किया जाएगा, तो वो भी कर चुके हैं, विज्ञान क्लब हम बन चुके हैं। आईटीआर नामांकन दर जो है वो 64% से 85% लाने के लक्ष्य थी। ये सब लक्ष्य पूछे जाएंगे ना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर करने का कितना लक्ष्य था, तो 173 से 100 करने का लक्ष्य था। शिशु मृत्यु दर कितनी करने का लक्ष्य था, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम को छात्रों के अनुपात में 35% तक बढ़ाना। प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में छात्राओं का जो परसेंटेज है, जो इनरोलमेंट रेशियो, उसमें लड़कियों के परसेंट को बढ़ाना, ये भी हो चुका है, बढ़ चुका है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का संविलय करना, कर चुके हैं हम, दोनों डिपार्टमेंट को आपस में मर्ज कर चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग, ये दोनों अलग अलग प्रकार के स्कूल चलाते थे हमारे मुझे मध्य प्रदेश में। अगर सारे स्कूल चले देखें तो 2 प्रकार के संस्थान, 2 विभाग उनको चलाते हैं, एक स्कूल शिक्षा विभाग, एक जनजाति कल्याण विभाग। तो जनजाति कल्याण विभाग से वो सारे स्कूल ले करके स्कूल शिक्षा विभाग को दे दो कि तुम अकेले ही चलाओ या सारे स्कूल, वो हमने कर लिया है। तो ये हम लागू कर चुके हैं, ये भी हम लागू कर चुके हैं। शैक्षणिक संस्थानों में अभिलेखों के संधारण हेतु एक उच्च जोखिम डिपॉजिटरी जो है HEDR की स्थापना की जा चुकी है, ये भी हमें याद रखना है। सभी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों को एक ही स्रोत पर उपलब्ध कराना, HMIS अर्थात हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल मध्य प्रदेश में बनाया जा चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश में बीमार होने वाले हर बच्चे, माता की सारी इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल पर स्थापित की जाती है। तो ये याद रख लेना, एग्जाम अगर ये केवल एक प्रश्न, एक शब्द पूछ ले, ये HMIS क्या है, ये क्या है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या है,
हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस पर एक ही पोर्टल पर, एक ही ऑनलाइन प्लेस पर सारे मध्य प्रदेश की माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। आईटीआई में आईटीआई चले हम अभियान लाया गया। 150 कॉलेजों को क्वालिटी लर्निंग सेंटर्स में बदला गया। और हमें पता है कि मध्य प्रदेश में 50 मतलब 51 जिलों में 51 क्या खोले गए, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी इसी के तहत की गई। आगे बढ़ो। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार जो कि चौथा पिलर है और लास्ट पिलर है, उसमें हमने क्या किया, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इतना सा और समझ लो, बाकी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सतत विकास के बल पर बीमारू राज्य की सूची से बाहर ला करके सुचारू राज्य बनाया गया और चोटी तक के राज्यों की सूची में उसे शामिल होने हेतु प्रयासरत किया गया या प्रयासरत है वो। राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना, ये क्या लिखा हुआ है, राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के तहत 2019 के तहत रैंकिंग में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर था, जिसे अब 2024 तक हमें सेकेंड स्थान और प्रथम स्थान पर लाना है। ये हमने प्रयास किए। क्या क्या प्रयास किए वो समझो। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में काम करने के लिए 4 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितने? 4 उप समूह, जिनमें पहला था कृषि, दूसरा था उद्योग, तीसरा था प्राकृतिक संसाधन, पहले बता चुका हूं, प्राकृतिक संसाधन, और चौथा था व्यापार वाणिज्य। इन 4 एरियाज में काम करेंगे। उसके लिए 5 मंत्र निर्धारित किए गए। तो 5 मंत्र कौन से हैं? तो 5 विशेषज्ञों द्वारा 5 मंत्र निर्धारित किए गए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई, एक जिला एक पहचान, स्थानीयों के लिए मुखर, और 5वां था कृषि में रोजगार से कृषि के इर्द गिर्द रोजगार, कृषि में रोजगार से कृषि के इर्द गिर्द रोजगार। ऐसे 5 हमने मंत्र निर्धारित किए, ये याद रख लेना। ये चारों अधोसंरचना वाले चैप्टर से जुड़े हुए हैं। 3 वर्ष का रोड मैप तो मैं बता चुका हूँ कि हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पूरा ही रोड मैप 3 वर्ष का, हर एक क्षेत्र में 3 वर्ष के ही रोड मैप लाए गए। कृषि और संबंधित क्षेत्र में 89, आदिवासी विकास खंडों में 50% उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए हमने जो आदिवासियों की खेती होती है, जैसे कोदो की, बाजरा, ज्वार, इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न उनको घोषित किया। और श्री अन्न अर्थात जो मोटे अनाज है उनके लिए सब्सिडी और उनके लिए बीज नए नए देने की कोशिश की। क्लियर है? ये नई नई प्रकार के बीजों को मध्य प्रदेश में लाया गया ताकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। आप याद कर लेना। आगे, किसानों के लिए राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र स्थापित किए गए। क्या किए गए? तो किसानों को भी तो समझाना पड़ेगा कि कौन सी खेती कब करनी चाहिए, करनी की नहीं, तो कौन सी जमीन पर क्या बोना चाहिए। इसलिए राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र बनाया गया। ये बन चुका है हर जिले में। प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACS को समान सुविधा केंद्र के रूप में कन्वर्ट करके लोन देने वाले संस्थान बना दिया गया, बन चुकी है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश में हरित कंपनी बनानी थी। ये हरित कंपनी जो छोटी छोटी सिंचाई परियोजना उनकी स्थापना करने का काम करेगी। ये भी पेंडिंग चल रहा है। राज्य में विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में 1000 किसानों को पान की खेती, जो आप पान खाते हो ना, पान बनारस वाला, वो उसकी खेती करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको अनुकूलित वातावरण दिया जाएगा ताकि वो पान की खेती करके इसकी खेती से पैसे कमा सके, आयु दुगनी हो सके। नरवाई जलाने वाले जो एरियाज हैं उनका अंकुश लगाने के लिए हैप्पी सीडर और बेलर ये उपकरण होते हैं। देखो, किसान के खेत में गेहूं बो लिया, अब गेहूं जो है उसे या तो काट लिया, काट लेने के बाद उसके जो नीचे वाला हिस्सा बच जाता है उसे जलाना पड़ेगा ताकि इसे खेत को साफ किया जा सके। तो वो ना करे क्योंकि उससे प्रदूषण होगा। जब वो किसान उनको जलाएगा, पराली जलाना बोलते हैं जिसे हम, तो जब वो उसे जलाएगा तो प्रदूषण होगा। तो प्रदूषण ना हो उसके लिए क्या, तो एक मशीन बनाई गई, मशीन है ये पहले से, जिसका नाम है हैप्पी सीडर। एक मशीन है जिसका नाम है बेलर। तो जब कोई किसान इनको खरीदेगा तो सरकार उनको सब्सिडी देगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें और किसान जो है वो जलाने से बचे, मतलब पराली ना जलाए। पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबंधन संस्थान की स्थापना GI टैग दिलाने के लिए की गई और ये हो भी चुका है। ये GI टैग दिलाने वाली संस्था बन चुकी है और हमने बहुत सारी चीजों के लिए GI टैग अप्लाई भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
मृदा हेतु एक क्रियाशील फैसिनेटरी जो कृषि लैब है वो जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित कर दी हमने। यंत्र दूध योजना लाई गई ताकि किसानों को जो मशीनें हैं उनको खरीदने में सब्सिडी दी जा सके। हलधर योजना लाई गई ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल सकें। रेज्ड ब्लेड प्लॉटर और रिज फ्लो प्लॉटर ये मशीनों के नाम है। जैसे यंत्रों के सहयोग से 50 लाख खेतीहर भूमि को रेज बेड पद्धति से खेती योग्य बनाया गया। जो बंजर भूमि थी उसको खेती योग्य जमीन में बदला गया। मंडला जिले में हमने एक जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान किया था जो हो चुका है। फिर शरबती गेहूं, लाल ग्राम, पिपरिया तुअर, काली मूंछ वाले चावल, जीरा शक्कर चावल, चिन्नौर चावल, इन सब के लिए हमने जीआई टैग अप्लाई किया है कि इन सबको जीआई मान्यता मिल सके ताकि हम मध्य प्रदेश के व्यापार वाणिज्य को और बढ़ा सकें। और आगे चलते हैं, गामा रे प्रकाशन संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान था ताकि जो हमारी फल सब्जियां जो ऐसे उत्पाद है जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको लंबे समय तक हम बचा सकें और बेच सकें। नानाजी देशमुख चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए। प्लग एंड प्ले मॉडल के माध्यम से 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाकर खाद्य प्रसंस्करण, ये प्लग एंड प्ले मॉडल कहाँ काम में आता है ये याद रखना, जहां हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलने होते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा मॉडल अपनाया गया? प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाया गया। मुहासा, बाबई, होशंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय फार्मा औद्योगिक अवसंरचना विकसित की गई। तो 2 चीजें याद रखना, एक तो उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क और मुहासा बाबई का ये वाला एरिया, क्या नाम है? विश्व स्तरीय फार्मा औद्योगिक अधोसंरचना केंद्र विकसित किया गया। क्लियर है? अगले वाले जो पॉइंट्स हैं वो सब आपको याद है। बांस पहले पेड़ हुआ करता था। ये जो बांस है ना, बांस को पहले पेड़ की संज्ञा दी जाती थी और भारत में जो पर्यावरण अधिनियम है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पेड़ को काटोगे तो आपको इतनी सजा मिलेगी, जुर्माना होगा। तो कोई भी व्यक्ति बांस से नई टोकरी बनाने का काम करने वाला या बांस से जो नई नई चीजें बनाते हैं कलात्मक, उनको दिक्कत आती थी। तो इनको हमने बांस को पेड़ से निकाल करके घास की श्रेणी में डाल दिया। ये बोलते हैं कि बांस जो है वो पेड़ नहीं है, वो घास है, तो उसे कोई भी काट सकता है और कोई भी कलात्मक चीजें बना सकता है। खेतों में इसकी खेती की जा सकती है, बुआई हो सकती है, कहीं भी घास के रूप में इसे बोएंगे और इसको काट लेंगे तो सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रखेगी। ऐसा प्रावधान करके बांस को हमने बांस मिशन के माध्यम से उसकी कलात्मक चीजों को उत्पादन पर फोकस किया। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई ताकि मध्य प्रदेश का निर्यात जो है उसे बढ़ाया जा सके। हमने निर्यात करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मृगनयनी, विंध्यन वैली, ऐसा कबीरा, इस नाम से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए। ये देखो मृगनयनी चलता है पहले से, कबीरा, विंध्यन वैली, ये इस नाम से नए नए प्लेटफॉर्म बना करके जो स्थानीय उत्पाद है उनकी ऑनलाइन बिक्री करना शुरू किया। ठीक है, आखिरी बात याद कर लो कि उन्नति पोर्टल और रोजगार बाजार पोर्टल, ये जो पोर्टल है ये भारत सरकार के पोर्टल है, उनमें हमने भी अपना माल बेचना शुरू किया। तो उन्नति पोर्टल जो है वो ऐसे पोर्टल जो है जो ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देते हैं, उनको हमने बढ़ावा देकर के मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का फोकस किया। अब ओवरऑल एक बात फिर से समझ लो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक प्लान था जिसके तहत हमने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की थी। या आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने 4 अलग अलग एरियाज में काम करना सुनिश्चित किया। पहला काम था अधोसंरचना को मजबूत करना। तो अधोसंरचना में हमने पढ़ा कि चंबल के एक्सप्रेस वे, पर्यटन के नए नए सर्किट और बहुत सारा कुछ बनाया गया। फिर हमने सुशासन के तहत कुछ काम किया या सुशासन के तहत भी नए नए काम किए। फिर हमने तीसरा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए स्कूल, संस्थान और सो बहुत कुछ खोल दिया। फिर चौथा हमने जो व्यापार मतलब अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में कृषि और रोजगार,
अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में हमने काम करना शुरू किया और इन चारों क्षेत्रों में हमने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, लेकिन पुरानी स्थिति से नई स्थिति में खूब सुधार देखने को मिलता है, जो कि हमारे बजट, हमारे इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हमें प्रदर्शित भी करते हैं। जब हमने पहले डाटा पढ़ा तो आपने देखा कि वहां कहाँ कहाँ सुधार हुआ। इस तरीके से हमें याद रखना है कि हमारा जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्लान है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब उसके अलग अलग हिस्सों को हम और बड़ा करते जा रहे हैं, विस्तारित देते जा रहे हैं। जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में हमने प्रसाद योजना को और एक्सटेंशन दिया। ऐसे हमने हर योजना को अलग अलग एक्सटेंशन दिया है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप सोचें कि हमारा ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हुआ। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा था, इसलिए मैंने खुद ही निर्धारित कर रखा था कि भैया इस टॉपिक को हम ऐसा पढ़ेंगे कि उस दिन हम दूसरी क्लास में लेकर केवल यही टॉपिक पढ़े। अब आप लोगों को इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज करना है। कल से हमारी प्रॉपर 2 क्लासेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लगभग 80-90 मिनट की क्लास है। इसके बाद फिर दूसरी क्लास लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझना नहीं आएगा, वैसी कोई समस्या पैदा हो, इसलिए बचते हैं। कल आपकी क्लास होगी जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कंटेंट को या आर्टिकल्स को याद करने वाले हैं। चलिए सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब लोग खुश रहें और अच्छे से याद करते रहें। जय हिंद, जय भारत।